गलतियां पीठ की तरह होती हैं, औरों की दिखाई देती है लेकिन अपनी नहीं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के महत्व पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के माध्यम से 71,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले को किया संबोधित। कहा, सरकार का प्रयास ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करना। समाज को सशक्त बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी दिया जोर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 37वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी बंदोबस्ती व्याख्यान कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 5 साल में देश में कई प्रकार के खतरों से निर्णायक लड़ाई लड़कर वर्चस्व किया स्थापित। आज से 6 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की ओर से किसी मंत्री की अमेरिका की पहली उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान अमेरिकी समकक्षों से करेंगे मुलाकात। अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की भी करेंगे अध्यक्षता। नहीं रहे दिग्गज फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल। 90 साल की उम्र में हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को हाड़ौती क्षेत्र में कोटा महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिनों के इस सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम खड़े गणेश जी के मंदिर में किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी महोत्सव वहां के कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का एक बेहतरीन अवसर देता है और इस क्षेत्र की अपनी विरासत है, अपनी कला है जिसे संरक्षण मिल रहा है। कोटा महोत्सव कोटा की विरासत, कोटा की आध्यात्म, कोटा की धर्म, संस्कृति, हमारी चंबल नदी, हमारी अलग अलग कामों से कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, कोटा साड़ी, कोटा कोचिंग, कोटा कचौरी एक अलग पहचान है। और हर शहर की, हर क्षेत्र की अपनी विरासत होती है। हमारी विरासत बड़ी समृद्धशील है। हमारी विरासत समृद्धशील है। कोटा अद्भुत परंपराओं वाला शहर है और ये संपूर्ण हाड़ौती जहां अलग अलग तरीके से आप बूंदी चले जाएं तो हाड़ी रानी की धरती, वहां के किले, बावड़िया, वहां की विरासत, वहां की आध्यात्मिक, कोटा की विरासत, धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति, 12 झालावाड़, ये हमारा संपूर्ण क्षेत्र हाड़ौती के नाम से ख्यात है। और हाड़ौती के अंदर एक अद्भुत विरासत है, अद्भुत कला है, संस्कृति है, हमारे कलाकार भी अद्भुत हैं। इन महोत्सवों से किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र की पहचान होती है और विशेष रूप से कोटा महोत्सव के द्वारा हाड़ौती की पहचान बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
और इस जिम्मेदारी में सबकी भागीदारी हो, सबकी सहभागिता हो, और जो लोग भी हाड़ौती कोटा से गए हैं, देश के अंदर गए, देश के बाहर गए, वो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे और यहाँ की विरासत, कला, संस्कृति, पर्यटन स्थल को भी देश विदेश के अंदर प्रचारित करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज दुनिया तकनीक के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र के भी पर्यटन स्थलों का डिजिटल एल्बम बनाया जाए तो पर्यटन के लिए अधिक सुविधा होगी। जमाना टेक्नोलॉजी का है। आज नए लोग टेक्नोलॉजी से देखते हैं कि कहाँ होटल है, कहाँ पर आना है, कहाँ पर पहुंचना है, कहाँ ठहरना है, कौन सा स्थान है, सब टेक्नोलॉजी में देखते हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों का अपन एक डिजिटल एल्बम बनाए और अधिकतम लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम करें और देश और दुनिया तक हमारा डिजिटल एल्बम पहुंचे। हमारी जो कहानियां हैं, वो कहानियां जो विपरीत कहानियां होती है, उसको तो हम जल्दी से फॉरवर्ड करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं उसमें, लेकिन जो सकारात्मक प्रयास है, उस सकारात्मक प्रयास में हर कोटावासियों का योगदान होना चाहिए। अपने रिश्तेदार, मिलने वाले, दुनिया, देश के अंदर किस तरीके से कोटा बदल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे कुछ लोग ये प्रयास करते हैं कि कैसे कोटा की प्रसिद्धि को कम हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बयान देते समय सोच समझकर बयान दें। परिस्थितियां काल के अनुसार कोई चीज स्थिर नहीं होती, कोई समय इंडस्ट्री हुआ करती थी, कोई कोचिंग हुआ करती थी। अब बदलते दुनिया के अंदर सब बदलता है, लेकिन हम कम से कम इस बात का ध्यान रखें, जिस शहर की माटी धरती पर रहते हैं, वहां का नकारात्मक वातावरण नहीं जाए, सकारात्मक दिशा जाए, सकारात्मक ऊर्जा जाए। आप चिंता मत करो, वक्त बदला है, समय बदला है, लेकिन समय वक्त अपने अनुसार है। अब सब कुछ होगा जो कभी कोटा में नहीं देखा था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हिंसा फैलाने और समाज में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उन्हें बेहद दुख होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में बोलते हुए कही। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले और श्रीलंका में 2019 ईस्टर बम विस्फोटों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक साथ आना और ऐसी चुनौतियों से लड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। The teachings of Lord Christ celebrate love, harmony and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit stronger. But it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas market in Germany. During Easter in 2019, churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those who lost in the bombings. It is important to come together and fight such challenges. प्रधानमंत्री ने फादर टॉम को यमन में बंधक बनाए जाने और सरकार के प्रयास से उन्हें वापस घर लाने में मिली सफलता का भी जिक्र किया। हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था।
जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल डिप्लोमेटिक मिशंस नहीं थे, ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था। ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत के संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस समारोह में शामिल हुए सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए बताया कि भारत अपनी विदेश नीति में भी ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक आई, दुनिया के कई देश जो ह्यूमन राइट्स और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इन बातों को डिप्लोमेटिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गरीब और छोटे देशों की मदद से पीछे हट गए। उस समय उन्होंने केवल अपने हितों की चिंता की, लेकिन भारत ने परमार्थ भाव से अपने सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवाइयां पहुंचाई, कई देशों को वैक्सीन भेजी। सोमवार को फिर एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके तहत देश भर के 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करना है। प्रधानमंत्री ने समाज को सशक्त बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि हमारा समाज, हमारा देश वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यहाँ हजारों बेटियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जब सरकार ने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक बढ़ाने का फैसला किया, तो इससे किसानों को मदद तो हुई ही, शुगर सेक्टर में नई नौकरी के भी मौके बने। जब हमने 9,000 के लगभग किसान उत्पाद संगठन बनाए, एफपीओज बनाए, तो इससे किसानों को नया बाजार बनाने में मदद मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बने। हमारी सरकार ने 30 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है।
हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रमुख अर्थशास्त्रियों और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात आगामी बजट को लेकर होने वाली है। बजट पर अर्थशास्त्रियों और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचार और सुझाव प्रधानमंत्री के द्वारा मांगे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। इस बार आम बजट का दिन शनिवार होने की वजह से 1 फरवरी को शेयर बाजार भी खुले रहेंगे। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार 3 ऐप लॉन्च करने वाली है। इससे ई-कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर यानी आज सार्वजनिक उपयोग के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च करने वाली है। ये ऐप्स उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए स्व प्रेरणा से कार्रवाई करने में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा देगा। इससे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 37वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी बंदोबस्ती व्याख्यान कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए उसे संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 5 साल में देश में कई प्रकार के खतरों से निर्णायक लड़ाई लड़कर वर्चस्व स्थापित किया है। 5 साल पहले हमारे देश के सामने दशकों से चले आ रहे 3 नासूर, पूर्वोत्तर का आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और कश्मीर देश की शांति, कानून व्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य को चैलेंज दे रहे थे। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की सख्त नीतियों और कठोर निर्णयों के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी को इन तीनों खतरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने और हमारी सरकार ने इन खतरों पर लगभग निर्णायक विजय प्राप्त कर ली है। गृहमंत्री ने कहा कि इन तीनों क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में 70% और मृत्यु में यानी आतंकवाद से होने वाली मृत्यु में लगभग 86% की कमी दर्ज की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की ओर से ये अमेरिका की किसी मंत्री द्वारा की जाने वाली पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। 24 से 29 दिसंबर तक की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में अपने समकक्षों से मुलाकात करेंगे और भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा का पेशा आजीविका का साधन मात्र नहीं है, ये एक ऐसा पेशा है जो लोगों के दुखों को कम करने, बीमार लोगों का उपचार करने और समाज की भलाई में योगदान देने की पवित्र जिम्मेदारी देता है। चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के रूप में चिकित्सा से जुड़े पेशेवरों के ऊपर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने तथा रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मेडिकल के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग ने मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीच सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, mRNA टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D बायोप्रिंटिंग में हो रहे प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है और इनमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। इसी वर्ष अप्रैल में मुझे IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित भारत की पहली CAR T सेल थेरापी का
शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। दिल्ली में भी कई महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है। आप उनके साथ मिलकर रिसर्च और इनोवेशन कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज शेयरिंग सबके हित में होता है। मेडिकल प्रोफेशन केवल आजीविका का साधन मात्र नहीं है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों के दुखों को कम करने, बीमारी लोगों का उपचार करने और समाज की भलाई में योगदान देने की पवित्र जिम्मेदारी देता है। मेरा मानना है कि आप चाहे एक चिकित्सक बने, एक शोधकर्ता बने या एक शिक्षक बने, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने तथा रक्षा करने की जिम्मेदारी है। आपके पास आने वाले रोगी केवल एक मेडिकल केस नहीं होता, ये बीमारी से परेशान तथा आशंका और उम्मीद के बीच उलझा हुआ एक इंसान होता है। उसका केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि उत्साहवर्धन की आवश्यकता होता है। इसलिए आपकी भूमिका केवल एक डॉक्टर की नहीं है बल्कि एक कंपैशनेट हीलर भी होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपने न केवल अपने संस्थान के ध्येय वाक्य इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी को पढ़ा होगा बल्कि पूरी तरह से आत्मसात भी किया होगा। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप समाज, राष्ट्र और सबसे बढ़कर मानवता की सेवा में अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित होने की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 जनवरी से 3 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। अनुष्ठान अयोध्या के राम मंदिर में ही आयोजित किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी को दोपहर 12:20 पर रामलला का अभिषेक किया जाएगा और भव्य आरती भी की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस वर्ष 22 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश भर की बड़ी बड़ी हस्तियां सम्मिलित हुई थी। हिंदी फिल्म जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। सोमवार की शाम दिग्गज फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। श्याम बेनेगल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने जुबेदा, अंकुर जैसी फिल्में डायरेक्ट की थीं। उन्हें फिल्म निशांत, मंथन, भूमिका और सरदारी बेगम जैसी यादगार फिल्मों के लिए याद किया जाता है। श्याम बेनेगल ने राज्यसभा टीवी के लिए भारत के संविधान के निर्माण पर आधारित एक टेलीविज़न मिनी सीरीज संविधान का निर्देशन भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण का आयोजन अगले महीने होने वाला है। इस अनूठी बातचीत के कार्यक्रम का पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना परीक्षा के तनाव को कम करने और विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिता तैयार की गई है। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न इस दौरान प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है। प्रश्न परीक्षा के तनाव से निपटने, करियर, भविष्य की आकांक्षाओं या सामान्य जीवन से संबंधित हो सकते हैं। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और ये 14 जनवरी तक चलने वाला है। देखो अपना देश एक ऐसी मुहिम जिसके जरिए यात्रा के साथ ही काफ़ी कुछ नया देखने और समझने को मिलता है। इस वीडियो के ज़रिए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखते हैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चे इसे कैसे मना रहे हैं। आप देखिए ये ख़ास वीडियो, लेकिन बने रहिए, मुझे दीजिए आज्ञा और बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।